समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं, और इसके लिए समय के अनुसार चलना पड़ता है। जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुबह उठते ही हमारे पास दो विकल्प होते हैं, सोने का और सपनों को पूरा करने का विकल्प। सपनों को पूरा करने का विकल्प प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। प्रेरणा प्राप्त करने के कई साधन हैं, जिनमें से एक है सुभाषित सुनना या पढ़ना। तो देर किस बात की, सुप्रभातम में हम आपको सुनाते हैं आज का सुभाषित यानी आज का सुविचार। य समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति यथोरकस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुषः उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ज्ञानार्जन के लिए, सफलता के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। ब्राह्म मुहूर्त में अर्थात उषा काल में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण आदि में ब्राह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का मुहूर्त। ब्रह्मणः इदं ब्राह्म। ब्रह्म संबंधी जो मुहूर्त यानी काल, उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातः काल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सूर्योदय से पूर्व के काल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्राह्म मुहूर्त को सात्विक काल भी कहा गया है। वेद मंत्र कहता है प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति। जो प्रातः काल अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जागृत होता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वह प्रातःकालीन रत्न अर्थात प्रातः काल की उपलब्धियां प्राप्त करता है। प्रातः शब्द का अर्थ है पूर्ण करना। प्रातः काल किया गया ध्यान, मनन, चिंतन, स्वाध्याय अथवा कोई भी गतिविधि हमें पूर्णता प्रदान करती है, तृप्ति प्रदान करती है। वेद मंत्र के अनुसार प्रातर्युजा विबोधय अश्विना वेह गच्छतम। प्रातः काल अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने का संदेश दिया गया है। उससे शरीर, मन और स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि मुझे मेरा पराक्रम, मेरी बुद्धि, मेरे बल, वीर्य ये स्थिर हों और हम सात्विक भाव से, स्वार्थ की भावना से रहित होकर के हम यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल
जागरण करना होगा। जैसा कि वेद कहता है कि देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, देवों की जो कल्याणी वाणी है, जो प्रातः काल उनकी कल्याणी वाणी ही नहीं, उसकी जो कल्याणी सुमति है यानी बुद्धि है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना होगा। वेदों में प्रातःकालीन प्रार्थना बताई गई है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। प्रातःकाल उठकर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र आदि दिव्य देवताओं का आवाहन करने से, उनका अर्थ सहित चिंतन करने से ये दिव्य शक्तियाँ हमारे तन मन को, इंद्रियों को प्रभावित करती हैं और मनुष्य आनंद को प्राप्त करता है। अथर्ववेद में कहा गया है, नाम नामना जो हवीति पुरा सूर्यात पुरोषसः, अर्थात सूर्योदय से पहले उषः काल में जो परमेश्वर के नाम का बार बार जाप करता है वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है, इंद्रियों के समुचित उपभोग तथा उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। अनेक मंत्रों में प्रातः काल को कहा गया है कि प्रातरग्नि कुरु प्रियो विशस्तवेत अतिथि, है मनुष्यों उसका स्तवन करो, वो तुम्हारे लिए प्रातः काल की जो वेला है एक अतिथि के समान है। जैसे अतिथि के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं और उसके लिए तैयार होकर के बैठते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल की वेला में जप करना, उसके नाम का जप, उसका चिंतन, उसका स्वाध्याय करना, ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायी होता है। पूर्व बनियान, जिससे पहले पहल जो अधिक जितना पूर्व में उठ करके उसके साथ यज्ञ करता है यानी उसके साथ संगतिकरण करता है, वो उत्तम यजमान कहलाता है। तो इस प्रकार प्रातः काल उठने के अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमारा तन, मन, स्वास्थ्य सब कुछ दिव्य ऊर्जा से, दिव्य उनकी जो शक्तियां हैं उनसे लाभान्वित होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में ब्राह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत के समान बताते हुए कहा गया है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से जहां एक ओर शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं दूसरी ओर इससे मन को पवित्र करने में भी सहायता मिलती है। ब्राह्म मुहूर्त में सोना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। वेद कहता है, उद्यन सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्च आददे, अर्थात उदय होते हुए सूर्य के समय सोने वाली सारी शक्तियां और तेज नष्ट हो जाते हैं। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय आदि का संदेश दिया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने से, पढ़ाई करने से, अध्ययन करने से न केवल मानसिक शक्ति का विकास होता है बल्कि शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है, शरीर हमारा स्वस्थ बनता है। चलिए अब स्वास्थ्य प्रभाग की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज स्वास्थ्य प्रभाग में। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना माता पिता को अक्सर परेशान करता है, लेकिन बच्चे की एकाग्रता में कमी, पढ़ने में ध्यान न लगना, चीजें भूलना या अधिक चंचल होना बच्चे में व्यावहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इसकी पहचान जरूरी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। ADHD के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं। ऐसा होने पर बच्चों के वातावरण यानी घर और स्कूल में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से पहले सारे ही चंचल होते हैं, उठल पुठल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जनरली हम डायग्नोज करते हैं 6-7 साल की उम्र के बाद, जिसके अंदर जो बच्चे को अटेंशन डेफिसिट मतलब वो अटेंशन किसी चीज़ में दे नहीं रहा, हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा चंचलता है, ये होता है अगर ये हमारे बच्चे के क्या है एनवायरनमेंट। 3 प्रकार के एनवायरनमेंट है, घर में है, स्कूल में है और घर और स्कूल के बाहर आसपास के पड़ोसी में और खेलने के एनवायरनमेंट है। अगर 2 एनवायरनमेंट में
हो रहा है और ये लक्षण कुछ महीनों तक चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर, तभी हम उसके ऊपर कंसर्न करके हमारे को एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो बच्चे को देख के उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को भी अगर दिखाना है तो दिखाते हैं। ADHD का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक कारक, न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के भीतर तंत्रिका आवेदों को प्रेषित करने वाले पदार्थों की असामान्यताएं, जन्म के समय वजन कम होना, सिर में चोट लगना, मस्तिष्क में संक्रमण, आयरन की कमी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लेड एक्सपोजर, गर्भावस्था के दौरान शराब या तंबाकू का सेवन करना, बचपन के दौरान हुई कोई दर्दनाक घटना, हिंसा, गलत व्यवहार या उपेक्षा, इन सभी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो DSM-5 को फुलफिल करना होता है और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर स्कोरिंग करते हैं और वो कॉर्नर्स में हम क्वेश्चनर पेरेंट्स से पूछते हैं और कुछ क्वेश्चनर टीचर को भरवाने के लिए देते हैं। उसके बाद हमने एम्स में भी DSM-5 के जो है क्राइटेरिया उसका बनाया है, जो कि एक मोबाइल ऐप में है, जो है पी न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक, PED, न्यूरो मीन्स न्यूरो ब्रेन, एम्स डायग्नोस्टिक्स, और वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए है, जिससे वो डायग्नोज कर सकते हैं, बच्चे को उम्र डालते हैं, सवाल आते जाते हैं और अपने आप वो बताएगा ऐप कि उसको ADHD है कि नहीं। अक्सर माता पिता इस समस्या के लक्षणों को बच्चे की लापरवाही या शैतानी समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है और बच्चे को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। आवश्यक है कि इन लक्षणों को पहचाना जाए, जिससे जल्द से जल्द बिहेवियर थेरेपी या अन्य विकल्पों द्वारा इलाज शुरू किया जा सके। ADHD का इलाज लक्षणों, आवृत्ति और गंभीरता पर निर्भर करता है। सही इलाज द्वारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मोस्टली जो है ADHD जब होता है तो मोस्टली उनको काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से कंट्रोल में आ पाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा सराउंडिंग्स में अगर हो, कई बार क्या होता है माँ ज़्यादा झिड़क रही है तो माँ के पास ही वो हाइपर एक्टिव है, बाकी जगह सही है, कई बार टीचर से उसकी प्रॉब्लम है तो स्कूल में है, तो यानी 2 एनवायरनमेंट से ज़्यादा में है तभी है। और मोस्टली ये बिहेवियर इंटरवेंशन से सही होता है। जब नहीं हो पाता तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है, ओवर द काउंटर कोई आप लोग दवाइयों को ट्राई नहीं करना है। बच्चे में एकाग्रता की कमी, अधिक गुस्सा आना या अधिक चंचलता होने पर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये बच्चे में व्यवहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इस समस्या की सही पहचान और इलाज करने से बच्चे का जीवन सरल बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण और परीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाँ, बेटी हुई है। माँ चाहे तू पूरी जिंदगी कमाता रहे और ये तेरी सारी कमाई खा जाएगी। चुप रहा तो ये लोग रोज मेरी बहन को ताने मारेंगे, और बोल दिया तो एक ही बार मारेंगे। डॉक्टर, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके दादा दादी भी ऐसे ही नाराज हुए थे क्या? नहीं तो आप भी अपने पिताजी की कमाई खा गई। यश नहीं बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज मैं 2-2 घर चलाती हूँ।
छोटे मोनू ने तो वीरता दिखाकर कुरीति को आईना दिखाया। आइए इस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 को ऐसे अनगिनत बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे, देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। चलिए स्वास्थ्य क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और योग क्रम में अब जान लेते हैं ऐसी कुछ योगिक क्रियाएं जिनको प्रतिदिन करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और रोग होने से बचाव किया जा सकता है। उदासीनता, उदासी और अवसाद मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कई समस्याओं की संभावना को बढ़ाता है। आइए देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो अवसाद के लिए लाभकारी हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। तो आइए आज हम आसन करेंगे डिप्रेशन वालों के लिए, अवसाद जिसे कहते हैं। तो डिप्रेशन में ये दो आसन बहुत हेल्प करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो आइए देखते हैं दो आसनों को। तो पहला आसन देखते हैं भुजंग आसन। इस तरह से पहले लेट जाएंगे और फिर धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पीछे पैरों के पंजे दोनों ज्वाइंट होंगे, दोनों हथेलियां छाती के बगल में, माथा जमीन टच कर देंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और चेस्ट को, छाती को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। दूसरा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को पैरों के पंजे के बगल में नीचे जमीन पर रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। ये दोनों आसन बहुत मदद करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। इन आसनों का अगर रोज अभ्यास किया जाए तो कुछ समय के बाद व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां इन दिनों आप सीख रहे हैं संख्याओं के पूर्णार्थक स्वरूप के बारे में। तो आइए इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास और जान लेते हैं कुछ नए पूर्णार्थक शब्दों के विषय में। सर्वेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्त मिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषां। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। अब बढ़ते हैं आगे संख्या 4 की ओर। इस संख्या के पूर्णार्थक शब्द हैं चौथा और चौथी, जिसे संस्कृत में कहेंगे चतुर्थः और चतुर्थी। और हाँ, चतुर्थी ही शुद्ध है, चतुर्था नहीं। यह भी आप व्याकरण के अनुसार विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा चतुर्थः बालकः, जिसका अर्थ है चौथा लड़का। वैसे ही चतुर्थः लेखकः अर्थात चौथा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में चतुर्थी बालिका अर्थात चौथी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण चतुर्थी लेखिका अर्थात चौथी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे चतुर्थम, चतुर्थम भवनम।
अर्थात चौथा भवन या चौथी बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चतुर्थम उद्यानम अर्थात चौथा बगीचा। अब क्रम है संख्या 5 का। इस संख्या का पूर्णार्थक शब्द है पांचवां और पांचवी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पंचमः और पंचमी। यहां ध्यान रखिए कि पंचमा यह शब्द नहीं बनता है, पंचमी ही संस्कृत में शुद्ध है। तो पुल्लिंग में उदाहरण होगा पंचमः बालकः, जिसका अर्थ है पांचवां लड़का। वैसे ही पंचमः लेखकः अर्थात पांचवां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में पंचमी बालिका अर्थात पांचवी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, पंचमी लेखिका अर्थात पांचवी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे पंचमम, पंचमम भवनम अर्थात पांचवां भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पंचमम उद्यानम अर्थात पांचवां बगीचा। तो आज आपने किया विशेष अभ्यास संख्याओं की पूर्णार्थकता को बताने वाले विशेष संस्कृत शब्दों के साथ। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः। तो संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और सुप्रभातम कार्यक्रम देखते रहिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो प्लास्टिक का प्रयोग कम करने का कार्य कर रहे हैं। कैसे ये पर्यावरण के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कानपुर नगर की संजीवनी शर्मा ने पर्यावरण को प्लास्टिक और कचरे से बचाने की मुहिम के तहत शुरुआत किया और उनके इस नेक काम में उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। कानपुर में ब्लॉगर्स ग्रुप की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। आज बड़ी संख्या में लोग इस ब्लॉगर्स ग्रुप से जुड़कर प्लास्टिक और कचरे से पर्यावरण को बचाने में योगदान दे रहे हैं। ब्लॉगर्स टीम के सदस्य टीम गंगा के घाटों से प्लास्टिक का कचरा उठाने के अलावा घरों और दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां, पैकेट जैसे कचरा एकत्र कर रिसाइकल करने के लिए प्लांट में भेजते हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि जो प्लास्टिक है ये लैंडफिल से डाइवर्ट हो, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और लैंडफिल में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बढ़ जाती है। तो हमारा टारगेट ये था कि कोई भी प्लास्टिक जो है कचरे तक ना पहुँचे, वो रिसाइकल होकर के सर्कुलरिटी में पहुँच जाए। इस तरह से हमने 3 साल में लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक पैकेट्स रिसाइकिल करवाए। इससे बहुत सुविधा हो गई, वरना प्लास्टिक समझ में नहीं आता था कैसे उसको डिस्पोज करें। पता तो था कि ये अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए। अब एक जगह मिल गई है जहाँ पर अपना प्लास्टिक डोनेट कर सकते हैं, जहाँ से वो रिसाइकिल हो सकता है। और मेरी देखा देखी और भी मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी देना शुरू किया है। मैं भी अपनी प्लास्टिक पूरे महीने इकट्ठा करता हूँ। जब वो इकट्ठी हो जाती है एक बोरी में भर के उनके कलेक्शन सेंटर जहाँ भी हैं, आज जैसे मैं यहाँ अपर कास्ट में एक बोरी मेरी भरी हुई थी 1 महीने से, वो आज देने आया हूँ। गौरतलब है कि प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। प्लास्टिक और पॉलिथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ वायु भी प्रदूषित होती है, जिसके निस्तारण का हमारे पास कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। प्लास्टिक और पॉलिथीन का कचरा नदियों से लेकर समुद्र तक हर जगह नजर आने लगा है। यहाँ पर एक डील चल रही है कि अगर आप अपना खुद का कप लाते हैं घर से, सो यू विल गेट 1 कॉफ़ी फ्री, 1+1। सो मैं कैरी कर रही हूँ पर्स में बॉटल और एक टम्बलर। जब हम डिस्पोजेबल कप्स वगैरह में कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद वो डस्टबिन में चली जाती है, जिससे वो जाके लैंडफिल में इकट्ठा हो जाता है। तो ये इनिशिएटिव से क्या है, हम अपने कप में कॉफ़ी पीते हैं और ये वॉश हो जाता है, तो हम काफ़ी सारा इम्पैक्ट मतलब इन्वायरमेंट में जाने से डिस्पोजल्स को बचा सकते हैं। कानपुर पी ब्लॉगर्स ने से हम लोग जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको समझाया कि कैसे सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए और कैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं, पेपर वेस्ट कितना ख़राब होता है। तो हम लोग ने सोचा एक इनिशिएटिव लेते हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को समझाएं कि अपना ग्लास लेके आओ, वेस्टेज कम होएगी, एंड उसमें हम लोग भी अपना डोनेट करेंगे। हम लोग भी 50% ऑफ दे देते हैं उनको। कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप की पर्यावरण बचाने की मुहिम से प्रभावित होकर शहर के कैफे में आने वाले लोगों को अपने साथ कप, ग्लास, कंटेनर लाने पर
50% की छूट भी दी जा रही है, जिससे कैफे में आने वाले ग्राहक प्लास्टिक के डिस्पोजल कप और ग्लास का प्रयोग न करें और पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से बचाने में अपना योगदान दे सकें। कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज सुप्रभातम कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।